नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा। और जो धम्मभूमि है वो पूरे भारत में देखेंगे तो ऐसी भूमि कहीं नहीं मिलेंगी। वो बहुत ऐतिहासिक भूमि है और वहाँ पे जो पढ़ाई जो शिक्षा मिलती है वो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती। मुझे जब से मैं श्रमण शिक्षा अभियान में हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे जाके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा भिक्षु या कुछ बड़ा आदमी बनना है। और जो 108 महापुरुष मानवतावादी संत महापुरुष उनके बारे में जाना और उनके बारे में पता किया। सिर्फ जान के और पता करके मैंने छोड़ नहीं दिया, उनने जो बताया वो आचरण में लाया और उसके बाद में मैंने इतर लोगों को ही बताया। और जो बाबा साहब का मिशन है और जो गौतम बुद्ध का और जो 108 महापुरुषों का मिशन है उनको आगे बढ़ाना और जो अपना जो देश जो अंधश्रद्धा पे चल रहा है उनको सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे श्रमण शिक्षा अभियान में सीखता हूँ। भगवान बुद्ध का विचार, महात्मा फुले जी का विचार और बाबा साहब का विचार सबका एक समान है कि हमारे ऊपर जो भी विपदाएं आई है या हमारे जीवन में जो भी दुख आए, हमारे खुद के जीवन में, समाज के, तो इसका मूल कारण है अशिक्षा, अविद्या। तो माँ बाप का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन तो लेगा वो, लेकिन ये श्रमण शिक्षा अभियान के अंतर्गत श्रामणेर बनते हुए, भदंत बनते हुए वो शिक्षा लेगा। जो पुरानी ये परंपरा रही है, सम्राट अशोक के काल में जितने भी 86,000 स्तूप उन्होंने बनाए, वहाँ पे होता क्या था? क्या सिर्फ पूजा होती थी? तो वहाँ पे जो श्रामणेर है, भिक्षु है, वो पूरे ज्ञान जो है, ज्ञान हासिल करने के लिए वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता था। ये लड़के मिशनरी आम्बेडकरवादी बने और बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करें, और ये करते वक्त वो हर कोई प्रज्ञावान बने, हर कोई, और पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाके ये बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करे। ये नागपुर की दीक्षा भूमि है, आप सबसे परिचित है। मेरे पीछे बिल्कुल आप स्तूप देख रहे हैं। 1956 की जो धम्म क्रांति है, उस धम्म क्रांति की स्मृति में बना हुआ ये वो स्तूप है, जो याद दिलाता है कि यही वो जगह है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्रांति की है जो मनुष्य के जीवन को बदल देती है। और ये बदले हुए जीवन की जो गाथा है, इस गाथा के कई आयाम हैं। उन आयामों में एक आयाम ये भी है कि बाबा साहेब की बड़ी दिली ख्वाहिश रही है कि वे बुद्धिस्ट सेमिनरीज का निर्माण करना चाहते थे। उनके रहते में तो वे ये कर ना सके, लेकिन उन सेमिनरीज के लिए जो मार्गदर्शन करना था वो मार्गदर्शन उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा के जरिए कर चुके हैं। लेकिन ये पुस्तक के रूप में है, ग्रंथ के रूप में है, लेकिन इसे जब ज़मीन पर उतारना है तो बहुत सारे लोगों को अपने मन की तैयारी करके उतरना होता है। एक इस सेक्ट में एक शख्सियत को हम देखते हैं और उनका नाम है इंजीनियर PS खोबरागड़े। बीच में एक धम्म रैली का एक सेक्ट चला था जो 5 साल तक रेगुलर ये धम्म रैली चलती रही। इस धम्म रैली में कुछ श्रामणेर जिन्हें दीक्षा दी जाती थी, लेकिन PS खोबरागड़े साहब यहाँ पर रुके नहीं। वो एक दूसरे अभियान के साथ इस रैली के बाद आगे बढ़े और वो अभियान है सामनेर शिक्षा अभियान। और सामनेर शिक्षा अभियान ये वास्तव में क्या संकल्पना है, ये इंजीनियर PS खोबरागड़े साहब से समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा लंबा समय रहा धम्म रैली के आयोजन के बाद, हमने आपको देखा नहीं, लेकिन अब जब दिखे तो इस सामनेर शिक्षा अभियान के साथ दिखे। जरा दर्शकों को ये बताइए कि ये शिक्षा अभियान क्या है। जो धम्म रैली निकाली थी उसके मकसद थे, 3 मकसद थे कि हमारे समाज को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना, जी, हमारे समाज को शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध बनाना, उस वक्त ये बात आप कहते थे जरूर, और हमारे समाज को धार्मिक दृष्टि से जी समृद्ध बनाना। तो 3 दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए, उसका जनजागरण करने के लिए, अवेकनिंग करने के लिए धम्म रैली का आयोजन था। लेकिन ये तो मुझे और आपको सब लोगों को पता है कि भाषण देने वाले ये तीनों भी सब्जेक्ट नहीं है जी। यदि हमारे समाज को समृद्ध बनाना है, उनमें इतना परिवर्तन लाना है कि वो इस भारत की हुक्मरान जमात बने, तो ये भाषण से नहीं होगा,
तो ये प्रत्यक्ष उसके ऊपर कृति करनी पड़ेगी हर पहलू में, चाहे धार्मिक है समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है या शैक्षणिक समृद्धि है। तो फिर इसमें मुझे ऐसा लगा कि आर्थिक समृद्धि का जो है मसला तो ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो है आर्थिक समृद्ध होने की दृष्टि से इस पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इकट्ठा आए और वो लोग इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, और वो जब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जी जी, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि फिर बाद में 2 ऐसे सेक्टर बचते हैं जहाँ पे काम करना जरूरी है। शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध बनाना है तो शिक्षा में हम ऐसा देखते हैं कि वो जो श्रवण शिक्षा अभियान, क्योंकि ये कोई नया अभियान नहीं है जी, क्योंकि लड़का जो हम लड़के को अभी भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम देखते हैं भगवान बुद्ध का विचार, महात्मा फुले जी का विचार और बाबा साहब का विचार सबका एक समान है कि हमारे ऊपर जो भी विपदाएं आई है या हमारे जीवन में जो भी दुख है हमारे खुद के जीवन में, समाज के, तो इसका मूल कारण है अशिक्षा, अविद्या, जी अशिक्षा, जी, अविद्या। तो ये शिक्षा के वजह से, मतलब शिक्षा नहीं होने की वजह से हम पिछड़ गए हैं। तो तीनों का मूल मंत्र है कि आपको शिक्षा लेना है, ये तभी आप तुम्हारे दुखों से। तो श्रामणेर शिक्षा अभियान क्या सोच रहा है? श्रवण शिक्षा अभियान एक संकल्प के साथ में ऐसे लोग जो पुरानी ये परंपरा रही है, सम्राट अशोक के काल में जितने भी 86,000 स्तूप उन्होंने बनाए, वहाँ पे होता क्या था? क्या सिर्फ पूजा होती थी? तो वहाँ पे जो श्रामणेर है, भिक्षु है, वो पूरे ज्ञान जो है, ज्ञान हासिल करने के लिए वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता था। जैसे डॉक्टर बाबा साहब, तो क्या आप श्रामणेर शिक्षा अभियान भी ये रेसिडेंशियल कैंपस के साथ आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, श्रामणेर शिक्षा अभियान यदि खोब्रागडे साहब अगर इस बात को समझूं मैं, तो क्या ये बाबा साहेब जिसे बुद्धिस्ट सेमिनरीज कहते हैं, क्या उस संकल्पना से जुड़ता है ये, या फिर ये कुछ अलग तरह का डिजाइन है? हम तो ऐसा है कि हम सारे लोग जी, चाहे मैं हूँ, आप है, या जो भी सुनने वाले, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं जी, वो कभी भी बाबा साहब ने जो बताया उस वहाँ से हटकर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो भी हम करेंगे वो बाबा साहब ने दिखाए हुए मार्ग से ही करेंगे। जब उन्होंने शिक्षा के बारे में बोला है कि भाई हमें शिक्षा जो है वो शिक्षा क्यों ग्रहण करना है, तो सिंहासन के ऊपर जो सबसे बड़ा जो ऊंचाई में है वहाँ पे जाके बैठना है, हमारे हर लड़के को इतनी शिक्षा ग्रहण करना है। नहीं तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा साहेब जिसे बुद्धिस्ट सेमिनरीज कहते हैं, क्या ये जो शिक्षा अभियान है जिसको आप रेसिडेंशियल कैंपस के रूप में आपने विकसित किए हैं, क्या ये उसी तरह का है या फिर कुछ और उद्देश्य के साथ ही आगे बढ़ता है? उसी तरीके का है, एक कदम है उस दृष्टि से डाला हुआ जी। वो सबका सब जैसे का वैसा वो है, ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता। ये कैंपस कहाँ है? ये कैंपस है नागपुर से वर्धा रोड पर, केलझर नाम का गांव है। अच्छा, जहाँ अखिल भारतीय भिक्षु संघ के जो पूर्व संघ नायक हैं, जो अभी रहे नहीं, सदानंद महास्थवीर जी, वे जहाँ पर थे उस जगह पर, बस वही पे वो 14 एकड़ जगह है। हमने ये भी सुना है कि वहाँ श्रामणेर सत्यानंद जी का भी एक बड़ा स्मारक है। वो तो ऐसा है कि श्रामणेर सत्यानंद जी ने जो किया जी, तो आज जो 14 एकड़ जमीन है, वैसे तो हर गांव में बुद्ध विहार होता है, लेकिन वहाँ पे 14 एकड़ जमीन क्यों बनी, या फिर इतना बड़े पैमाने पे लोगों ने वहाँ पे सेमिनरी या कुछ धम्म के दृष्टि से आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों की? तो इसकी नींव सत्यानंद भंते जी जो है। अच्छा, मतलब ये कहा जाएगा कि श्रामणेर सत्यानंद जी जिस उद्देश्य के साथ वहाँ रुके, शायद उस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस अभियान में अभी कितने बच्चे हैं? ये अभी 70 लड़के हैं। अच्छा, ये जो कोरोना था उसके पहले 3 साल तक 35 लड़के थे जो अलग अलग जगह से आए थे। उसके बाद में फिर बाद में 3 साल की गैप होने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इन सब लड़कों को जो है कि वर्स्ट कंडीशन में है, यदि लड़का है समझो, तो उसको वर्स्ट से बैड, गुड, बेटर, बेस्ट और एक्सीलेंसी इतने स्टेज से जाना है और ये कोई आसान बात नहीं। जी, जी। और इसके लिए मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन ये प्रयास करना है ये बच्चा जो है एक्सीलेंसी में जाए, मतलब सादे धम्म की भाषा में हम प्रज्ञावान बने। तो इसी तैयारी में करने के लिए फिर से मैं भी खुद भिक्षु बना था।
इस बात के लिए धम्म रैली में तो मैं काषाय वस्त्र परिधान किया ही था। जी जी इसके पहले 10-12 बार किया था, लेकिन वो तब संकल्प के साथ था कि ये इसकी प्लानिंग, प्रिपरेशन और एक्शन होने तक मैं च्यूअर पहन के रहूँगा। लेकिन हम 3 लोग थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो कोरोना में जो हमारे एक साथी है, एक भिक्षु है, वो उनका डेथ हो गया। मैं भी और तीसरे जो भिक्षु है उनको भी कोरोना से ग्रसित हो गए, हम पॉजिटिव हो गए और मुझे भी 1 महीना तक फिर भर्ती रहना पड़ा। वो जो साथी थे उनको भी 3.5 महीना तक भर्ती रहना पड़ा था। तो लेकिन फिर वो प्रयास रुका नहीं है। तो फिर कोरोना के बाद में पहले साल में हमने 10 लड़कों को लिया। जी हमने मतलब ये मैं या हम जब आते हैं तो ऐसा कोई संस्था है, ऐसा नहीं है। ये हम सब लोग जो बाबा साहब को मानने वाले सब लोगों का ये अभियान है। ये किसी व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है। दूसरे साल में मतलब पिछले साल में 30 लड़के थे और इस साल अभी 70 लड़के। क्या ये सारे बच्चे एक ही उम्र के होते हैं या कैसा आपने मतलब इसको डिजाइन किया है? नहीं, क्योंकि हमने देखा कि ये जो धम्म रैली निकाली, जी। तो धम्म रैली में जो लोग आते थे वो ज़्यादातर 50 साल के बाद में वाले लोग आते थे। तो लेकिन मैंने ऐसा देखा कि रिटायर होने वाले लोग या बूढ़े लोग वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। धम्म के बारे में फिर 1 महीने के बाद में वो थोड़ा सा भूल ही जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। फिर जवान लोगों की तरफ यदि गया मैं, तो वो लोग भी उनकी कुछ भौतिक समस्याएं, जी। शिक्षा की समस्याएं, विवाह की समस्याएं, कुछ पैसा अर्जित करने की समस्याएं, वो भी नहीं आते। तो फिर मैंने ऐसे लगा कि ये जो लड़के हैं, जो कच्ची माटी है, ये माटी को यदि हम ले तो इसको शेप कर सकते हैं। तो इनकी फिर उम्र अभी- क्या है? जी जी। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि भी 4वीं, 5वीं और 6वीं ये 3 क्लास में जो लड़के हैं, जो अभी 4वीं, 5वीं, 6वीं में जाने वाले जो लड़के मतलब उन्हीं को admission दिया ऑनगोइंग जो जाएगा। स्टूडेंट्स हैं। हाँ हाँ। लेकिन अभी कुछ जो पेरेंट्स है हमारे पास में बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई हमारे भी लड़कों को रखो। तो अभी हमारे पास में तकरीबन 5वीं से लेकर 10वीं तक लड़के 70 लड़के हैं। क्या इनको आप विशिष्ट रूप से चिन्हित करते हैं या फिर ये स्वयं संपर्क करते हैं? मतलब नहीं, कैसा सिस्टम क्या है ये? ये क्योंकि बुद्ध धम्म के राह पे चलना, हाँ हाँ। तो जिसमें स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, अच्छा। तो वही हो सकता है। तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन किसका है, कैसे समझे? तो माँ बाप का स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है कि भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन तो लेगा वो, लेकिन ये श्रमण शिक्षा अभियान के अंतर्गत श्रामणेर बनते हुए, भदंत बनते हुए वो शिक्षा लेगा। अच्छा। हाँ, और बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करेगा और महापुरुषों का जो तो- आंदोलन है वो चलाएगा। तो ये- इसमें मतलब 2 चीजें हैं। एक तो उनका जो एकेडमिक करिकुलम है, हाँ। वो करिकुलम भी चलेगा, जी। मतलब चल रहा है, बिल्कुल और उसके साथ धम्मा एजुकेशन भी है। जी। तो ऐसे 2 चीजें एक साथ। और तीसरी चीज महापुरुषों का आंदोलन और अच्छा। संघर्ष जो है, क्योंकि वो भी वास्तविकता में अभी जो आधुनिक काल में 1848 से लेकर 1956 तक ये आधुनिक संघर्ष जो चला, उसकी भी ये बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो फिर इस टीचिंग के लिए कुछ भिक्षु भी होंगे या फिर कोई आचार्य होंगे? हाँ, कैसा? अभी आप देखेंगे, अभी हम दीक्षा भूमि पे है, तो यहाँ पे मुंबई से भिक्षु आए हैं हाँ हाँ। कि उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये अभियान आगे चलाना चाहिए। वर्धा के जो शीलानंद भंते जी है, ज्ञान ज्योति भंते जी है, या बड़े बड़े भंते जी जितने भी नित्यानंद भंते जी है, तो और फिर वहाँ पे रहते जो केलझर में भंते जी के जो अनुयायी रह चुके हैं, तो देवमित्र भंते जी जो है, ये सारे इन बच्चों को धम्म के बारे में जानकारी देते हैं। और ये बच्चे एकेडमिक एजुकेशन कहाँ लेते हैं फिर? वो गांव में स्कूल है, अच्छा। तो जहाँ पे मैं पढ़ा, हाँ क्योंकि हाँ। मेरा भी वो मेरा नेटिव प्लेस है वो। अच्छा। जी, जी, जी। तो वहाँ पे गांव के स्कूल में जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इनका एकेडमिक एजुकेशन स्कूल में होता है और धम्मा एजुकेशन बिहार के कैंपस में होता है। अगर हम इस बात को समझना चाहें कि अब ये 70 बच्चे पिछले 6-7 सालों से शायद इस पर काम हो रहा है, क्या प्रभाव आप देखते हैं इन बच्चों में? ये जो अभी हर एक की अलग अलग कहानी है सर। हर एक की कहानी यदि आप ये वीडियो के माध्यम से यदि आप बनाएं, हाँ। तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। लेकिन हम वर्तमान में जिएंगे, क्योंकि वो हर एक का पास्ट होता है। तो वो उनकी उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि समाज के साथ में जैसे जैसे समाज चलता है, जैसे जैसे माँ बाप चलते हैं, तो बच्चों पे भी उनका असर होता है। और एजुकेशन सिस्टम जो है, तो ये एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों के लिए अभी ठीक नहीं है। तो इस दृष्टि से ये जो लड़के हमारे पास में आए थे, ये थोड़े ठीक हालत में नहीं थे।
शिक्षा के दृष्टि से, विनय के दृष्टि से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आज यदि आप उनसे खुद बात करेंगे तो आपको भी पता हाँ, लगेगा। बिल्कुल एक बड़ी रैली के साथ तो अभी दीक्षा भूमि पर आए हैं वे। जी। इस सामने शिक्षा अभियान से जुड़कर आपने क्या पाया? मैंने मतलब मुझे जब से मैं श्रम शिक्षा अभियान में हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे जाके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा भिक्षु या कुछ बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि जब से मैं श्रम शिक्षा अभियान में हूँ मतलब मुझे अलग ही लगता है कि मैं अभी कुछ ना कुछ कर सकूँगा। कब से आए हैं आप इस अभियान में? मुझे 1 साल हो गया है इधर आके। अच्छा, 1 साल में क्या सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा और पाली भाषा सीखी। पाली भाषा पत्थर के ऊपर कैसी लिखी गई है उसके बारे में जाना, और जो 108 महापुरुष मानवतावादी संत महापुरुष उनके बारे में जाना और उनके बारे में पता किया। सिर्फ जान के और पता करके मैंने छोड़ नहीं दिया, उनने जो बताया वो आचरण में लाया, और उसके बाद में मैंने इतर लोगों को ही बताया। जो हमारे बिहार में बाहर से लोग वगैरह आते हैं घूमने के वक्त किसी वक्त, तो मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तब उनको कुछ ना कुछ जितना भी मुझे ज्ञान मिला है उतना मैं उनको बांटने का पूरा मन से इच्छा करता हूँ। ऐसा लगता है कि जब भी कोई आता है तो किसी को ना किसी को थोड़ा बहुत तो ज्ञान मिलना चाहिए। इसकी वजह से मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। सामनेर शिक्षा अभियान से जुड़े हुए ये सारे सामनेर हैं जो इस समय दीक्षा भूमि पहुंचे हैं, और दीक्षा भूमि पहुंचकर ये सब मिलकर कुछ यहाँ एक विशिष्ट अभियान से जुड़े हुए ये लोग, आप इस अभियान से क्या सीखते हैं? हम यहाँ पे 3 शिक्षण सीखते हैं। एक पहला शालेय शिक्षण सीखते हैं, दूसरा बुद्ध धम्म का शिक्षण सीखते हैं, और तीसरा 108 संत महापुरुषों का उनकी विचारधारा सीखते हैं। और जो बाबा साहब का मिशन है और जो गौतम बुद्ध का और जो 108 महापुरुषों का मिशन है उनको आगे बढ़ाना, और जो अपना जो देश जो अंधश्रद्धा पे चल रहा है उनको सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे श्रम शिक्षा अभियान में सीखता हूँ, और ये सब हमें सिखाया जाता है। ये अपने आप में एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाने वाली स्थितियां बनती है। कब से जुड़े हैं आप इस अभियान से? मैं यहाँ पे 1.5 साल से यहाँ पे मैं जुड़ा हूँ, और जो धम्म भूमि है वो पूरे भारत में देखेंगे तो ऐसी भूमि कहीं नहीं मिलेंगी। वो बहुत ऐतिहासिक भूमि है, और वहाँ पे जो पढ़ाई जो शिक्षा मिलती है वो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उधर 3 टाइप की शिक्षा मिलती है। मतलब बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी मिशन वो सिखाते हैं, और दूसरा मतलब अपने शालेय शिक्षण वो घर पे मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है, और तीसरा मतलब जो बुद्ध धम्म का शिक्षण है, जो भगवान बुद्ध ने जो गाथा बताए हैं उसका शिक्षण, और ये 3 शिक्षण यहाँ पे मिलते हैं, वो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलते। वो और आपका स्कूली पाठ्यक्रम आप कैसे पूरा करते हैं फिर? वो हमारे जो सर है ना वो हमको हेल्प करते हैं। ये है सामनेर शिक्षा अभियान के वे सामनेर जो इस समय दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। एक बात समझेंगे कि क्या इसमें केवल बॉयज़ हैं या गर्ल्स भी? नहीं, सिर्फ बॉयज। सिर्फ बॉयज़। क्योंकि ये अनुभव ऐसा है कि वहाँ पे अपने पास में इतना सिस्टम वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है कि हम लड़कियों को भी रखें। जी। तो अभी तो इतना सिस्टम डेवलप, लेकिन एक मजे की बात है हम्म। कि मैं जैसे अभी लड़कों के तरफ ये कर रहा हूँ, तो मेरी भी बहन है, एक जो मेरी सिस्टर है, वो भी पूरा जो ये नेतृत्व करके लड़कियों के लिए एक बड़ी सेमिनरी बाजू में खुद के पैसे से तैयार करने का उसका संकल्प विचार है। हाँ, तो शायद तब हो जाएगा। लेकिन ये लड़कों की संख्या जो है अभी तो 70 है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाज के सहयोग से ये संख्या हम 3000 तक लेके जाएं। जी। क्या वहाँ इतनी व्यवस्था है जो कैंपस अभी जहाँ ये अभियान का कार्य चल रहा है? व्यवस्था तो इतनी नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, समाज का सहयोग तो व्यवस्थाएं मिलते बनती जाएगा, चलेगी। तो हाँ, व्यवस्थाएं बनती जाएगी। हाँ। क्योंकि 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध जाते थे तो व्यवस्था तो रहती नहीं थी, लेकिन व्यवस्था बन जाती थी। तो इस अभियान ने क्या लक्ष्य रखा है? अगर इस बातचीत को मैं पूरा करना चाहूँ तो क्या लक्ष्य रखता है ये अभियान? ये तो ऐसा है कि ये लड़के मिशनरी अम्बेडकरवादी बने और बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करें, और ये करते वक्त वो हर कोई प्रज्ञावान बने, हर कोई। जी। और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाके
ये बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करें। इतनी एबिलिटी इनमें तैयार आ जाए कि ये लोग भाषा को भी लांग कर हर दुनिया के हर राज्य में जाके, हर देश में जाके बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं हो सकता कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ करते करते आगे बढ़ने वाले भी लोग हैं और बाबा साहेब का ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम धम्म दीक्षा की उस ऐतिहासिक भूमि से बात कर रहे हैं जिसे दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है।